हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम अपने चैनल पर सीटेट के प्रैक्टिस सेट को लेकर आ गए हैं और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत दोस्तों हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैथ का प्रैक्टिस। और इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आपको पैडागॉजी और न्यूमेरिकल दोनों के प्रश्न मिलेंगे। 50-50% रहेंगे, अर्थात 30 प्रश्न आते हैं दोस्तों, जिसमें से हम 15 प्रश्न पैडागॉजी के और 15 प्रश्न न्यूमेरिकल के लेंगे। और हमारा लक्ष्य भी होगा दोस्तों 30 आउट ऑफ 30। तो चलिए इन्हीं के साथ प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पर प्रश्न भी ले लिए हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अनंत वाला प्रश्न है। दोस्तों, मुक्त अनंत से जो तात्पर्य है दोस्तों, मुक्त अनंत, अगर इस पॉइंट को फोकस करिए दोस्तों, तो मुक्त अनंत का मतलब है जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, जिसको हम दोस्तों इनफाइनाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है शब्दों को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहते हैं मुक्त अनंत वाला। तो मुक्त अनंत वाला प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो यहां पर आइए देखते हैं कि कह रहा है दोस्तों 2/7 से 7 कितना ज्यादा है। तो 2/7 से 7 कितना ज्यादा है दोस्तों, ये तो 110% मुक्त अनंत वाला प्रश्न नहीं है, क्योंकि आप 7 में से 2/7 को घटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया 7 जो है 2/7 से 7 कितना ज्यादा है। दूसरा प्रश्न देखिए, तो कह रहा है दी गई संख्याओं को क्या करना है दोस्तों, आरोही क्रम में लिखना है। तो भैया संख्याएं दी गई हैं, 4-5-6 संख्याएं लिखी गई हैं, इसको आप आरोही क्रम में लिख दीजिए। ऐसा तो है नहीं कि संख्याएं फिक्स हैं, तो अंत तो है ही है। और हमने क्या कहा है, जिसका कोई अंत ही ना हो। आगे बात करते हैं दोस्तों, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, तो ये भी जो है फिक्स है। ठीक है, मतलब इसका भी जो है एक अंत है, तो ये भी मुक्त अनंत वाला नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों अगर ऑप्शन डी पर आप फोकस करिए, तो लिखा गया 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्या लिखिए दोस्तों। अब देखिए, ये नहीं कह रहा है 2.7 से लगातार क्रमागत 4 संख्याएं लिखिए, कह रहा है 2.7 से कोई भी बड़ी 4 संख्या लिखो दोस्तों। तो 2.7 से अगर हम बड़ी संख्या की बात करें, तो हमारा 2.7 से बड़ा तो हो जाएगा 10.5 है, 20.5 ले लीजिए, या फिर 1 लाख ले लीजिए, आप 10 लाख ले लीजिए, 1 करोड़ ले लीजिए, 20 करोड़ ले लीजिए दोस्तों, कुछ भी ले लीजिए। 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्या लेनी है। अब कौन सी हम 4 संख्या ले लें, ये हम एग्जैक्ट बता नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि प्रश्न में ये नहीं कहा गया है कि ऐसा बताइए, सिर्फ कह रहा है कोई 4 बड़ी संख्या बता दीजिए जो 2.7 से बड़ी हो। तो यहाँ पर दोस्तों हम कोई भी बड़ी संख्या ले सकते हैं, जैसा कि हमने बताया। आप इन चारों को ले लीजिए, या आप 20 लाख ले लीजिए, 3 लाख ले लीजिए, 11.5 ले लीजिए, 16.9 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों कोई इसका फिक्स नहीं है कि कौन सी हमें 4 संख्याएं लेनी है। तो दोस्तों ये हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मुक्त अनंत वाला प्रश्न। तो ये इस तरीके से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों, उसके लंबे और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। तो दोस्तों ये शिक्षण की सारे के सारे उपकरण हैं। इन उपकरणों के माध्यम से जो है टीचर्स आपको जो है पढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों हमें ये ध्यान देना है कि कक्षा 2 के विद्यार्थियों को हमें पढ़ाना है। ठीक है, हायर एजुकेशन वाले को नहीं पढ़ाना है। कक्षा 2 के विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए इनमें से सबसे उत्तम और सरल उपकरण कौन सा होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर हम सबसे पहले श्यामपट्ट के तल की बात करें, तो श्यामपट्ट का तल दोस्तों ये देख रहे हैं आप, व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा आपको, ये है एक श्यामपट्ट। और इसके तल से दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक हम बच्चे को सिर्फ आयत या वर्ग का ज्ञान करा सकते हैं, और किसी आकृति का ज्ञान नहीं करा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है सरल आकृतियां, और सरल आकृतियों में दोस्तों हर वो आकृति आ जाएगी, जैसे आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, कोई सी भी आकृति हो, सारी की सारी सरल आकृतियां हैं। तो लेकिन इसमें कह रहा है कि हर टाइप की सरल आकृतियों की, तो श्यामपट्ट के माध्यम से सिर्फ हम वर्ग या आयत का अध्ययन उसको करवा सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम जियो बोर्ड की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जियो बोर्ड ही हमारा करेक्ट है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको सी और डी को बता दें कि क्यों सी और डी क्यों गलत है। तो अगर दोस्तों हम 3D सॉलिड्स की बात करें, तो दोस्तों जो 3 डायमेंशनल शेप होते हैं, एक क्लास 2 के विद्यार्थी की वो ज्यादा टफ है।
ठीक है, हमको कक्षा 2 के विद्यार्थी को बताना है। और कक्षा 2 के विद्यार्थी को अगर हम नज़र में रखें, कक्षा 2 के विद्यार्थी के लिए 3D शेप जो होते हैं वो टफ होते हैं, और 3D शेप के आधार पर हम उसको जो है सरल, वो एक सरल आकृति भी नहीं है दोस्तों। 3D जो शेप होती हैं वो एक सरल आकृति भी नहीं होती हैं, ठीक है। तो उनके माध्यम से हम उनके लंबाई और किनारों का अध्ययन नहीं करवा सकते हैं बच्चे को। उसके बाद दोस्तों अगर हम क्यूब्स की बात करें तो क्यूब्स भी जो है एक क्या है, 3D शेप है। तो ये दोनों तो गलत हो गए, जियो बोर्ड हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों जियो बोर्ड क्या होता है, एक नोट्स के माध्यम से और एक फिगर के माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जियो बोर्ड होता है। और इस जियो बोर्ड में देखिए दोस्तों वो कुछ कीलियां लगी होती हैं जो आधी धसी होती है और आधी बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं। और इन कीलियों पर दोस्तों हम जियो बैंड या साधारण रबर बैंड को लगाकर विभिन्न विभिन्न प्रकार की आकृतियों को बनाकर बच्चे के सामने प्रदर्शित करते हैं, और बच्चा देखकर इसे आसानी से समझ पाता है कि जो है दी गई आकृति की लंबाई और इनके किनारे किस प्रकार हैं। और इसके बारे में दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर एक नोट भी लिख दिया है। नोट क्या है दोस्तों, जियो बोर्ड एक भौतिक बोर्ड होता है जिसमें एक निश्चित संख्या में आधी कीलें लगी होती हैं, जिसके चारों ओर जियो बैंड या दोस्तों हमने लिख दिया साधारण रबर बैंड लपेटे जाते हैं। और इन रबर बैंडों को लपेट कर दोस्तों हम अलग अलग आकृतियों को, सरल आकृतियों को बनाकर एक कक्षा 2 के विद्यार्थी के सामने प्रदर्शित करते हैं, और बच्चा उसको देखकर आसानी से आकृतियों को समझ पाता है, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई को समझ पाता है। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने एक और प्रश्न ले लिया है दोस्तों, और प्रश्न देखने में काफ़ी बड़ा है लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रश्न बहुत ही इजी है। कह रहा है निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल लिया गया, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में से एक प्रश्न लिया गया है। कह क्या रहा है प्रश्न में, यहाँ 4 खंभे हैं जिनका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 235 सेंटीमीटर है। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों अब आगे पूछा क्या जा रहा है, यह सवाल, और यहाँ पर बीच में रिक्त स्थान है, खाली स्थान के लिए पूछा गया है। किस लिए पूछा गया है दोस्तों यह सवाल, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि HCF मतलब दोस्तों HCF जिसको हम मासा कहते हैं, तथा LCM जिसको हम लासा कहते हैं, पर आधारित शब्द समस्याओं का अभ्यास देने के लिए। तो दोस्तों यहां से हमें शब्द समस्याओं का अभ्यास नहीं करना है दोस्तों, ठीक है, ये एकदम गलत है। आगे चलिए दोस्तों, आगे है गुणक और गुणज के ज्ञान की परीक्षा। तो दोस्तों यह सवाल गुणक और गुणज के ज्ञान को पता करने के लिए भी नहीं पूछा जा रहा है, तो ये भी एकदम दोस्तों गलत हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है HCF ज्ञात करने के कौशल की जांच करना। तो दोस्तों ये प्रश्न सेम टू सेम एक ही तरीके से मिलता जुलता है। जब यहाँ पर हम शब्द समस्याओं का अभ्यास नहीं करेंगे इसके माध्यम से, तो उनके HCF के कौशल की जांच करना भी इस प्रश्न का जो है मुख्य उद्देश्य नहीं है, ये भी एकदम गलत है दोस्तों। आगे देखिए इस तरीके से जब सब गलत हो गए तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है दोस्तों वो हम आपको बताएंगे अभी। देखिए कह रहा है कि यह सवाल, यहां से होगा रिक्त स्थान में भरना है, कि यह सवाल सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को दोस्तों क्या करना है, बढ़ावा देना है। अर्थात ये दोस्तों एक ऐसा प्रश्न है जिसमें हम सीखी हुई चीजों का, मतलब हम देखिए कक्षा 5 का विद्यार्थी, उसे पता है HCF निकालना है, LCM निकालना है, उसको पता है, लेकिन वो सीखी गई चीजों को अप्लाई करेगा और अप्लाई करके अपने समस्याओं का समाधान करेगा दोस्तों, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों इसके लिए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, कि यह प्रश्न संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हमने एक अगला प्रश्न ले लिया है, और ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है दोस्तों। यहाँ से जो है चूंकि ये ब्लूम के टेक्सोनॉमी पे डिपेंड कर रहा है, और इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है, लिया गया समस्या क्या है, दिया गया निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। समस्या के रूप में प्रश्न लिखा गया है दोस्तों यहाँ पर, एक दूध वाला 10 दिन में
कह रहा एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है? उपयुक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत है? तो सबसे पहले आइए दोस्तों हम ब्लूम के बारे में आपको बता दें। ब्लूम के संज्ञानात्मक वर्गीकरण के 6 भाग हैं दोस्तों, ठीक है। ब्लूम के संज्ञानात्मक वर्गीकरण के 6 भाग हैं। कभी कभी इसमें प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि दे देता है 4 ऑप्शन और पूछ लेता है कि इसमें ब्लूम के संज्ञानात्मक वर्गीकरण का मतलब कौन सा इसमें ब्लूम के संज्ञानात्मक वर्गीकरण का पार्ट है। तो इसके इन्होंने 6 दिया था, उसमें से कोई एक ऑप्शन में रख देगा और कोई अलग अलग ऑप्शन रख देगा, और ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वो 6 कौन कौन से दोस्तों? पहला नंबर 1 था ज्ञान। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं? ज्ञान अर्जित करते हैं। इसके बाद उस ज्ञान को हम समझते हैं, अर्जित किए गए ज्ञान को समझते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर दोस्तों क्या करते हैं? अर्जित किए गए ज्ञान को समझने के बाद हम उसका दोस्तों अनुप्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर दोस्तों उन्होंने बताया क्या, उसके बाद उसका हम क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। 5वें नंबर पे अर्जित किए ज्ञान का विश्लेषण करने के बाद दोस्तों हम उसका संश्लेषण करते हैं, और एकदम अंत में दोस्तों हम क्या करते हैं? इन सब ज्ञान के आधार पे उस चीज का मूल्यांकन करते हैं दोस्तों। तो एकदम अंतिम में हम क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। ये स्टेप है उनके दोस्तों, इस स्टेप को हम आगे पीछे भी नहीं कर सकते हैं। थोड़ा दोस्तों मूल्यांकन का यहां पर होगा, मूल्यांकन करते हैं दोस्तों। और यहां पर दोस्तों क्या है? तो दोस्तों यहां पर ये जो स्टेप है, ये जो क्रम है ना, एकदम क्रम व्यवस्था के रूप में, क्रम व्यवस्थित रूप में रखे गए हैं। ये क्रम है दोस्तों इसका, कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो ये क्रम भी आप याद रखेंगे। अब आइए हम अपने प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, तो वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचेगा? उपयुक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत किया जा रहा है? तो दोस्तों इसमें ब्लूम के इस दक्षता को क्या है? ये विश्लेषण, जिसको एनालिसिस भी कहते हैं दोस्तों। और ये एक जो है बिजनेस एनालिसिस है। जैसे दूध वाला 10 दिन में भाई 1410 लीटर दूध बेचता है, तो अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही जो है वो उस पे एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने का मतलब दोस्तों बहुत बारीकी से अध्ययन करना कि वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है। इसके आधार पर ही वह अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएगा या अपने प्रोडक्शन को घटाएगा। तो ये एक बिजनेस एनालिसिस है, और इसके अंतर्गत दोस्तों बहुत बारीकी से अध्ययन किया जाता है। अर्थात दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि विश्लेषण वह है जिसमें हम किसी तथ्य के बारे में बहुत ही सूक्ष्मता के साथ, बहुत ही आराम से, एकदम सूक्ष्म अध्ययन के द्वारा जो है किसी चीज पर अध्ययन करते हैं, वो विश्लेषण के अंतर्गत आ जाता है। तो दोस्तों चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों यहां पर हमने देखिए एक बहुत ही लाजवाब प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जानते ही होंगे कि ये सीटेट में जो होता है पेडागोजी के अंतर्गत पियाजे हैं, ब्लूम है, इन सबको जो है विशेष जो है आयोग लाइक करता है। और पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन आप लोगों ने अगर दोस्तों किया होगा तो ये प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए क्या प्रश्न है। राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है। मतलब वह प्रश्नों को वर्गीकृत करना जानता है दोस्तों, एक चीज जान लीजिए। लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 होता है, इसके अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। अर्थात दोस्तों वह प्रश्नों को तो वर्गीकृत करना जानता है, लेकिन उन प्रश्नों की व्याख्या करना नहीं जानता है, ठीक है, यही इसका तात्पर्य हुआ। तो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद किस चरण पर है दोस्तों? तो ऐसे कंडीशन पर जब कोई भी शिक्षार्थी प्रश्नों को वर्गीकृत तो कर सकता है, लेकिन उसकी अगर प्रॉपर व्याख्या नहीं कर सकता है, उसको पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत उसे कहा जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों। और आइए हम यहाँ पर एक नोट भी इसके बारे में हम लिख देते हैं।
तो दोस्तों देखिए, हमने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है उसके बारे में डिटेल में लिख दिया है। तो देखिए क्या होता है दोस्तों, यदि कोई शिक्षार्थी प्रश्न को वर्गीकृत कर सकता है, वही तो कर रहा है दोस्तों, वह जो है वर्गीकृत करना जानता है। देखिए लिखा गया है कि विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन उसे जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसके बारे में उसे नॉलेज नहीं है। तो वही लिखा हमने दोस्तों, उस प्रकार के प्रश्नों को व्याख्या करने में, मतलब वर्गीकृत तो करना जानता है लेकिन उनकी व्याख्या करने में वो क्या है, असमर्थ है। तो वह पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के चरण पर है। दोस्तों इसको जो है आप जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सके तो लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अगला प्रश्न ले लिया है और ये प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, इसी को दोस्तों NCF 2005 भी कहा जाता है। इसके अनुसार क्या कहा जा रहा है, गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण, दोस्तों इस शब्द पे फोकस करिएगा, बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। उसके बाद लिखा है दोस्तों, स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहां गणितीकरण, दोस्तों क्या कहा था कि इसको फोकस करना है, यहाँ गणितीकरण बच्चे की डैश डैश करके पूछा गया है, क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है और दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्षण का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचालन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चों के संसाधनों का विकास करना। दोस्तों ये है दूसरा वाला हमारा ऑप्शन है वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्याओं संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन। ये दोस्तों एक निगेटिव वर्ड है इसलिए गलत माना जाएगा। स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन करने, तो दोस्तों ये भी हमारा एकदम 100% गलत है। शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुदित करने की, तो दोस्तों ये भी हमारा 100% गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है और हमको पता है कि 100% आप लोग भी जान गए होंगे कि ऑप्शन 1 क्यों सही है। दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया, पूर्व धारणा। पूर्व धारणा का तात्पर्य ये होता है दोस्तों, पूर्व में अर्जित किए गए ज्ञान से तात्पर्य है, और पूर्व में जो बच्चा ज्ञान अर्जित किया रहेगा उन्हीं को यूज करके, उन्हीं का प्रयोग करके वो जो है क्या करेगा, चिंतन और तर्क करके बच्चों के संसाधनों का विकास करने में ये जो है महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, बाकी तीनों जो है गलत हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न ले लिए हैं और ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है होने वाले एग्जाम में। देखिए दोस्तों लिया गया है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं हैं, अर्थात एक अच्छी पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, इसकी क्या विशेषताएं हैं दोस्तों। तो चलिए प्रश्न में मतलब प्रश्न में ले लिया, ऑप्शन दिए गए हैं 4। इसके बाद दोस्तों इसमें से कोई 2 सही है, उसके लिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो उसमें से हमको ये करेक्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर कह रहा उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हों। दूसरा, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता हो। केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हों और उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है। चलिए दोस्तों हम सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए दोस्तों ऑप्शन को सही करने के कई तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आप गलत कर दीजिए, मतलब जो आपको लग रहा है कि गलत है पहले उसको गलत कर दीजिए, तो अगर वो गलत हो जाएंगे तो जो बचेगा वो ऑब्वियसली सही हो जाएगा। तो चलिए हम यही से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक अच्छे पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं में से इनमें से कौन सी विशेषताएं नहीं है। सबसे पहले हम गलत वाले को खोजते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का कोई ये जरूरी नहीं है कि पाठ्य पुस्तक वही अच्छी होगी जो मोटी हो या भारी हो। ये दोनों शब्द सीटेट के लिए दोस्तों और खासकर शिक्षण गणित के लिए निगेटिव बातें हैं ये, ठीक है दोस्तों। और हम आपको लेक्चर के अंत में और आगे भी बताते रहेंगे दोस्तों, कभी कभी ऑप्शन में कुछ ऐसे निगेटिव वर्ड डाल दिए जाते हैं जिनकी वजह से जो है वो तुरंत ही गलत हो जाता है। तो उन निगेटिव वर्डों से हम आज आपको परिचय करवाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि उन्हें मोटी व भारी होना चाहिए, ये दोनों निगेटिव वर्ड हैं, इसलिए दोस्तों ये गलत हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हो। तो दोस्तों केवल शब्द, ये शब्द सीटेट के लिए ये भी निगेटिव
वर्ड माना जाता है। केवल का कोई यहाँ पर सीटेट में कोई जगह ही नहीं है, ठीक है। तो केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हों, तो दोस्तों ये भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन यहां पर आइए दोस्तों, तो यहां पर देखिए दो सही हैं, ठीक है, दो सही हैं, तो ऑब्वियसली जो दोनों बचे हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं ए और बी किसमें मिल रहा है हमारा, तो ए और बी यहां पर देखिए दोस्तों, बी फॉर बॉम्बे, इसमें हमारा ऑप्शन ए और बी मिल रहा है, अर्थात ये हमारा सही होगा। और अच्छे पाठ्य पुस्तक विशेषता क्या होती है दोस्तों, उसमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हो। जैसे दोस्तों अगर हमें कठोर अभ्यास का क्या तात्पर्य, अगर अभ्यास हमको कठिन अभ्यास करना है तो उस पर हमें कई सारे अभ्यास दिए हों, हमारा उससे प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर हम उस कठोर अभ्यास को जब लगाएंगे तो उसमें जो है हम इजीली उसमें आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा क्या है, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता हो, तो स्थितियां जैसी भी हो उनके आधार पर जो संकल्पनाएं हैं उन संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सके, ऐसी एक हमारी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। तो दोस्तों ये दोनों हमारा सही होगा, अर्थात बी वाला सही है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न लेने से पहले हम यहाँ पर जैसे दो विशेषताएं तो ये हमारी हो ही गई एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की, कुछ और विशेषताएं हैं जो कि दोस्तों हमने यहाँ पर लिख दिए हैं कि विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। अब जैसे बालक कक्षा 1 में है तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, कक्षा 1 का बालक है भाई, छोटा है, तो उसी के अनुरूप हम पुस्तक को बनाएंगे ना। अब कक्षा 1 के बालक को हम कक्षा 10 की किताब दे देंगे तो वही बताया जा रहा है, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण जो होनी चाहिए बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। विषय वस्तु का संगठन तार्किक और मनोवैज्ञानिक होना चाहिए दोस्तों। तीसरा क्या है, व्याख्या हो, स्पष्टीकरण हो, उदाहरण आदि की सहायता से विषय वस्तु का सरलीकरण, मतलब जो भी विषय वस्तु दिया गया हो दोस्तों, हमें जैसे कोई चैप्टर दे दिया, अब मान लीजिए मैथ के अंतर्गत जैसे हमें वर्गमूल घनमूल का चैप्टर पढ़ना है या परिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करना है, तो उसका जो है अध्ययन वो तभी अच्छा माना जाएगा जब उसमें एक अच्छा एक्सप्लेनेशन परिमेय संख्या के बारे में दिया गया हो, उसका स्पष्टीकरण दिया गया हो, उदाहरणों के माध्यम से जो है उस चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हो, तभी तो पाठ्य पुस्तक हमारा अच्छा होगा। तो ये दोस्तों 3 विशेषताएं और बाकी 2 विशेषताएं यहाँ पर और है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए एनसीएफ 2005 पर आधारित एक प्रश्न हमने और ले लिया है, और एनसीएफ 2005 दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर दोस्तों ये टॉपिक ही बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे हर बार देखा जाता है, सीटेट में कई सारे प्रश्न आते हैं। तो चलिए दोस्तों इस पर देखते हैं क्या है। कह रहा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 किस पर मतलब बल देती है, अर्थात किस पर बल देती है, क्योंकि दोस्तों गणित का जो है मतलब प्रैक्टिस चल रहा है, तो गणित के अंतर्गत मतलब किस पर बल देती है। तो यहाँ पर कह रहा है गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाना चाहिए। दोस्तों ये 110% गलत है, क्योंकि भैया जो है गणित चयनित, अब ये थोड़ी नहीं है कि हम कुछ लोगों को देखें कि उन पढ़ने में अच्छे हैं उनको चुन लें उसके बाद सिर्फ उन्हीं को पढ़ाएं, ये तो गलत है ना। ये कभी भी हमारे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की कभी भी ये जो है वो नहीं है कि मतलब सिर्फ चयनित विद्यार्थियों को ही गणित पढ़ाया जाए, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। दोस्तों यही एकदम 100% हमारा करेक्ट है, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। अगला दोस्तों देखिए ये किस प्रकार गलत है, शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। दोस्तों ये गलत है, परीक्षा वर्ड जो है निगेटिव है। इसके बाद कह रहा है निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होनी चाहिए। तो दोस्तों अलग नहीं होनी चाहिए, एक जैसी ही होनी चाहिए। ये भी जो है एकदम क्या है दोस्तों गलत है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन भी जो हो करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने अगला प्रश्न ले लिया है। अब दोस्तों यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल हैं, जैसा कि हमने 7-8 लगभग 8 प्रश्न जो है पेडागॉजी के लिए। अब यहाँ से न्यूमेरिकल है दोस्तों, उसके बाद फिर पेडागॉजी के कुछ प्रश्न मिलेंगे, न्यूमेरिकल मिलेंगे। इस तरीके से हम टोटल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे आज। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर है 5, 10 और 35 के सबसे छोटी है दोस्तों यहाँ पर सबसे छोटी सार्वगुणज। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे छोटी सार्वगुणज, सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लें सार्वगुणज क्या होगा। अर्थात दोस्तों सार्वगुणज निकालने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि किस का पूछा जा रहा है, 5 का, 10 का और 15 का। तो आप दोस्तों क्या करना शुरू कर दीजिए, इनका जो है गुणज करना शुरू कर दीजिए, मतलब पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब चलिए 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20। ऐसे दोस्तों हम चलेंगे जो है
टाइम आएगा जब हमें मिलेगा 5 धाम 50, फिर एक टाइम आएगा जब दोस्तों हमें मिलेगा 14 पचे 70, और इस तरीके से आगे हम चलते रहेंगे। मतलब पहाड़े पढ़ते जाना है दोस्तों, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे जो है 15-16 बार पढ़ना है हमें। इसके बाद दोस्तों अगर हम 10 का पहाड़ा पढ़ें तो 10 × 10, 20, 30, 40, इस तरीके से दोस्तों हमें यहाँ पर मिल जाएगा 70, आगे चलता रहेगा। 15 यहाँ पर दोस्तों 35 है, 35 का पहाड़ा पढ़ेंगे दोस्तों, 35 135 1 जा 35 और 2 जा दोस्तों हो जाएगा 70, आगे चलता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा था कि सबसे छोटा सार्वगुणज, किसकी बात करनी है हमें, सबसे छोटा सार्वगुणज। तो दोस्तों सबसे छोटा सार्वगुणज मतलब जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है, वो हो जाएगा सार्व, और गुणज मतलब जो तीनों में हो। तो जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पर 70 और यहाँ पर देखिए दोस्तों 70, ठीक है। सबसे छोटा तो 35 में 35 मिलता है, लेकिन और किसी में 35 मिल नहीं रहा है, तो कॉमन है नहीं, तो सबसे छोटा सार्वगुणज हमारा हो जाएगा 70 हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद कह रहा है कि सबसे बड़े सार्वगुणनखंड, अर्थात दोस्तों इसे हम मासा भी कह सकते हैं, महत्तम समापवर्त्य। और दोस्तों यहाँ पर मासा निकालेंगे, अगर हम निकाले 5 का तो गुणनखंड विधि से अगर निकाल लें तो 1 × 5, हम 10 का निकालेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 2 × 5, और हम 35 का निकालेंगे हो जाएगा दोस्तों 7 × 5। और सार्वगुणनखंड जो तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में दोस्तों कौन सा संख्या कॉमन है, ये देखिए 5, अर्थात जो है हमारा सार्वगुणनखंड हो जाएगा 5। और यहाँ पर पूछा क्या था दोस्तों, सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 70 - 5, और 70 - 5 करेंगे तो दोस्तों हमें आ जाएगा यहाँ पर 65, और इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम अगला प्रश्न ले लिए हैं, और अगला प्रश्न है दोस्तों संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है। तो आइए दोस्तों 105 का हम गुणनखंड करते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो 3 × 5 × 7, 3 5 जा 15 और 15 7 जा 105 होता है दोस्तों। तो यहाँ पर कितने गुणनखंड हैं, 1 2 3, और ऑप्शन में भी दोस्तों हमको 3 मिल रहा है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा यदि समय अब 2:17 दोस्तों, 2:17 PM, शाम की बात है दोस्तों, शाम में 2:17 हो रहा है PM में, तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 मिनट के पश्चात क्या समय होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, 11 घंटे 59 मिनट, मतलब यहाँ पर 1 मिनट क्या है, 1 मिनट कम है दोस्तों, नहीं तो ये पूरा कितना हो जाता, 12 घंटे हो जाता। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 2:17 PM में अगर हम पूरा 12 घंटे ऐड कर दें, कितना दोस्तों, 12 घंटे अगर इसमें हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो दोपहर में 2:17 से 12 घंटे ऐड करेंगे दोस्तों, तो 2:17 हमें फिर से मिलेगा, लेकिन वो AM का हो जाएगा, मॉर्निंग वाला, ठीक है। अब दोस्तों हमने कितना ऐड किया था, टोटल 12 घंटे। अब 1 मिनट जो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया था, अब उसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो 1 मिनट अगर हम कम कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2 घंटे 16 मिनट। तो ये दोस्तों हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं, और यहाँ पर हमने प्रश्न ले लिया है। यहाँ पर है दोस्तों 3.5 समकोण में डिग्रियों की संख्या। तो दोस्तों एक समकोण में दोस्तों होता है 90 डिग्री, ठीक। और यहाँ पर है 3.5 समकोण, तो इस तरीके से 3 समकोण की अगर हम बात कर लें, 3 समकोण में तो 3 × 90 अर्थात हो जाएगा 270 डिग्री। और आधा समकोण और ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3.5 समकोण कह रहा है, तो आधा समकोण मतलब 1/2 × 90 कर लेंगे, और आ जाएगा यहाँ से 45, और इसको हम दोस्तों प्लस कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 315। तो दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न लगभग हर बार ही जो है सीटेट में देखने को मिलता है। तो देखिए दोस्तों, इसका लगाने का सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं दोस्तों। 11 इकाइयां, मतलब इकाई मतलब 1 होता है दोस्तों, 11 में 1 से गुणा करेंगे 11 आ जाएगा। 11 दहाइयां मतलब 10 होता है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा 11 दहामा 110। और 11 सैकड़ा मतलब दोस्तों 11 × 100 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1100। और दोस्तों इसको अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1221, और यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने और प्रश्न ले लिए हैं और यहाँ पर हमारा प्रश्न है 509। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 509 और 3028 अर्थात दोस्तों 3028 का योग। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे दोस्तों 9 8 17, 2 और 1 3 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3 हो जाएगा 3537 और यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए दोस्तों, ये देखिए अच्छा प्रश्न है। किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर है, तो यहाँ पर दोस्तों दिया क्या गया है, वर्ग का परिमाप बराबर है आयत के परिमाप के। और दोस्तों यहाँ पर देखिए वर्ग का परिमाप हमें दिया गया है 24 और दोनों का परिमाप बराबर है, अर्थात इसका परिमाप कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ पर दोस्तों आयत की लंबाई हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर हमें 24 दिया गया है, अर्थात लंबाई धन चौड़ाई बराबर 2 से यहाँ पर काटेंगे 24 को दोस्तों, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब देखिए आयत की लंबाई हमें 8 दी गई है, तो यहाँ पर 8 प्लस b बराबर 12, अर्थात b बराबर हो जाएगा दोस्तों 12 माइनस 8। तो हमें चौड़ाई पता चल गई आयत की, क्या हो जाएगी दोस्तों 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें पूछा क्या जा रहा है, आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई 8 है, चौड़ाई 4 है, हो जाएगा 8 चौक 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, हमने प्रश्न लिया यहाँ पर संख्या 12345 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर। तो दोस्तों 12345 में 3 का स्थानीय मान देखें तो दोस्तों देखिए इकाई दहाई सैकड़ा अर्थात 100 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 300। ये तो हो गया स्थानीय मान। अंकित मान दोस्तों जिसका पूछता है वही अंकित मान होता है। जैसे 3 का पूछ रहा अंकित मान, तो अंकित मान 3 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे 5 का अंकित मान पूछता है तो 5 हो जाता है। किसी भी संख्या का अंकित मान, जिस संख्या का अंकित मान पूछेगा वही संख्या जो है उसका अंकित मान बन जाता है। इसको फेस वैल्यू भी कहते हैं इंग्लिश में। और दोस्तों इसे हम माइनस करेंगे क्योंकि अंतर पूछा जा रहा है, तो 3 माइनस करेंगे हो जाएगा 297 और यहाँ पर ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बड़ा अच्छा प्रश्न है, कह रहा है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों कह रहा है एक घन के 6 फलक होते हैं। दोस्तों सही बात है। देखिए फलक मतलब ये हो जाता है जैसे आप जिस कमरे में होंगे उस कमरे पर फोकस करिए। तो दोस्तों देखिए कमरे में टोटल 4 दीवारें और एक छत और नीचे एक जो है हमारा फर्श हो जाता है, तो यही हमारे फलक कहलाते हैं। तो 4 दीवारें मतलब पहला फलक, इधर दूसरा, फिर पीछे और आगे, मतलब ये 4 फलक ये हो गए, एक फलक ऊपर छत हो गया और एक नीचे जो है हमारा फर्श हो गया। तो 6 फलक होते हैं। ये बात सही लिखा गया, ये दोस्तों सही है। कह रहा 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर होता है जो दोस्तों, ये सही है क्योंकि 1 मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हम 10 से भाग करेंगे और 10 से भाग करेंगे तो एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा और दोस्तों ये 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी करेक्ट है। कह रहा 0.10 और 0.1 समान है, तो 0.10 और 0.1 दोस्तों हाँ ये एक दूसरे के समान है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों दशमलव के बाद 1 है। अब अगर एक जीरो की जरूरत पड़ रही है या 1 जीरो या 2 जीरो की जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों बराबर हो गए। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है दोस्तों 56.7 किलोग्राम। 7 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर है, तो 1 किलोग्राम में दोस्तों 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 1000 से गुणा करेंगे तो इसका 1 जीरो दशमलव हटाने में खर्च हो जाएगा, बाकी 2 जीरो बचेंगे तो ये हो जाएगा 56700 मतलब 56,700। और यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या लिखा गया है 5670। तो दोस्तों ये हमारा गलत है, मतलब ये सही नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा था दोस्तों निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो सही यही नहीं है, अर्थात दोस्तों यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे प्रश्न और ले लिए हैं। नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा और एक दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान में एक समय पर चलती हैं तो 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले निकाल लेते हैं पहले नाव द्वारा 3.5 घंटे में
तय की गई दूरी। तो दोस्तों 1 घंटे में देखिए कितना जा रहा था, 20 किलोमीटर, तो 3.5 घंटे को दोस्तों हम कह सकते हैं 3 सही 1/2 घंटा, अर्थात 3 दूनी 6 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7/2 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 घंटे में 20 किलोमीटर, तो 3.5 घंटे में अर्थात 7/2 घंटे में हो जाएगा। काटेंगे दोस्तों यहाँ पर, और 10 7 जा 70 किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक दूसरे नाव द्वारा 3.5 घंटे में तय की गई दूरी। दोस्तों दूसरा नाव 23 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा था, तो 3.5 घंटे में दोस्तों अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा 3.5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 80.5 आ जाएगा दोस्तों। 80.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो हमसे पूछा था अंतर, दोनों नाव के बीच का अंतर, तो 80.5 में से दोस्तों यहाँ से निकाल दिए 70, तो ये हो जाएगा 10.5 किलोमीटर, अर्थात दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है संख्या 90,707 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो आइए दोस्तों भाग दे लेते हैं यहाँ पर 90,707 में। तो दोस्तों एक बार लेकर जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 9 और माइनस करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से लेंगे 0, तो 0 में जाएगा नहीं दोस्तों, इसलिए 0 बढ़ा देंगे। अब हम यहाँ से लेंगे 7, अब 7 में जाएगा नहीं दोस्तों, तो फिर से हमें क्या लेना पड़ेगा, अब 2 अंक तो एक साथ लेंगे नहीं, तो इसलिए हमें एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, और फिर से यहाँ से हम लेंगे 0, और 9 7 जा दोस्तों हो जाएगा 63, और यहाँ से बचेगा हमारा 7, और दोस्तों यहाँ से फिर से हम ले लेंगे 7, और यहाँ से हो जाएगा 9 8 जा 72, और माइनस करेंगे तो दोस्तों 5। ये देखिए हमारा शेषफल क्या बच रहा है, 5। तो आइए देखते हैं कौन सा उत्तर सही है, और यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर भी सही है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर और भी प्रश्न ले लिया गया है, और प्रश्न हमारा है, एक ताजा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलो ताजा मछली ₹25 पर किलोग्राम के भाव से खरीदकर उनको सुखाकर ₹80 प्रति किलोग्राम के भाव से बेच देती है। इस प्रकार वह कमाती है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि 1500 किलोग्राम का हम निकाल देते हैं 1/3 भाग, क्योंकि दोस्तों वह 1500 किलोग्राम ताजा मछली खरीदती है और सुखा कर उसे बेचती है, अर्थात सुखाने पर उसका भार क्या हो जाता है दोस्तों, 1/3 ही रह जाता है। तो 1500 का अगर हम 1500 किलोग्राम का 1/3 निकालेंगे तो 3 × 15 अर्थात आ जाएगा 500 किलोग्राम। ठीक है, अब आइए देखिए यहाँ पर 1500 किलोग्राम ताजी मछली का मूल्य, ताजी मछली का मूल्य निकालने अगर दोस्तों तो 1500 गुणे, देखिए वहां ताजी मछली का जो है केजी में भाव क्या था, मतलब 1 किलो का 25 रुपए था। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 37,500 रुपीज आ जाएगा ताजी मछली का। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर उसने क्या किया, मछली लेकर आई इतने रुपए की, अब मछलियों को धूप में रखेगी सुखाने के लिए, मछली सूखेंगी और वजन कितना हो जाएगा उसका 500 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम को बेच कितने रुपए में रही है, 80 रुपए में। तो हम यहाँ पर निकाल देते हैं 500 किलोग्राम सूखी मछली का, क्योंकि बेच रही है दोस्तों तो विक्रय मूल्य कह देते हैं, विक्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ पर 500 गुणे 80 मतलब 8 पंचे 40,000 रुपए। ठीक, अब देखिए दोस्तों वो इतने रुपए में खरीदी, मतलब ये कह सकते हैं कि क्रय मूल्य है, और इतने रुपए में बेची, ये हमारा विक्रय मूल्य आ गया। तो कह रहा हुआ कितना रुपया कमाती है, अर्थात कहा जा सकता है दोस्तों दूसरे शब्दों में उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। तो दोस्तों अगर हम लाभ यहां से निकालें तो विक्रय मूल्य 40,000 रुपए में बेचकर 40,000 रुपए में बेचती है और खरीदती कितने में है 37,000 में। मतलब दोस्तों लाभ बराबर होता है एसपी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इसको हम कहते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य।
तो विक्रय मूल्य 40,000, क्रय मूल्य 37,000, उस तरीके से माइनस करेंगे दोस्तों तो 2,500 रुपए का उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नीचे एक प्रश्न है और ये प्रश्न दोस्तों रीजनिंग टाइप का प्रश्न है। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में क्या है, देखिए निम्न प्रतिरूप को देखिए, 9 में से 1 निकाला गया और 8 से भाग किया गया तो 1 आया। 98 है, 2 निकाला गया, 8 से भाग किया गया, 12 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, जितना माइनस किया जा रहा है उतनी संख्या क्रमागत चल रही है। जैसे 1 माइनस किया गया तो 1 आया, 2 माइनस किया गया तो 1 और 2, मतलब क्रमागत चलना है। 3 माइनस किया गया तो क्रमागत 1 2 3 हो गया। 4 माइनस किया गया तो क्रमागत 1 2 3 4 हो गया। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर क्या माइनस किया जा रहा है, 6। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस क्रमागत 6 तक लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हमारा 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पर 2 प्रश्न ले लिए हैं। सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा प्रश्न है, एक बोतल में 750 ये दोस्तों मिलीलीटर जूस भरा जाता है, मतलब एक बोतल में, और ऐसे 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। तो कह रहा है 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या होगी। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है। चलिए लगा के बताते हैं क्या करना है इसमें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम निकाल देंगे 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक बोतलों की संख्या। आवश्यक बोतलों की संख्या। तो दोस्तों देखिए, यहां पर थोड़ा सा आपको इसकी यूनिट मात्रकों को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये लीटर में दिया गया है 450 लीटर और ये दोस्तों 750 मिलीलीटर है। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। 1000 मिलीलीटर होता है। तो इस तरीके से 450 लीटर में हो जाएगा हमारा 450, 1000 से इसमें गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 450 और गुणे 1000 करेंगे तो ये आपका टोटल इसमें आ जाएगा मिलीलीटर में। दोस्तों ये हो जाएगा मिलीलीटर में। और निकालना क्या हमने लिखा गया, 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक बोतलों की संख्या। तो इसको क्या कर दीजिए, अब देखिए एक बोतल में जितना मिलीलीटर जूस आता है उसी से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर हम 750 से इसे डिवाइड कर देंगे। 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 25 से डिवाइड करिए, 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, यहाँ पर बच जाएगा 40। फिर यहाँ से देखिए 3 1 जा 3 और 15 3 जा 45 होता है। तो यहाँ पर ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 4 जा 60, मतलब कि आ जाएगा 600 बोतल। कितने बोतल हो जाएंगे टोटल, 600 बोतल। अब हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक कार्टून में 6 बोतल रखे जाते हैं। तो 600 बोतलों को कितने कार्टून में रखे जाएंगे, तो यहाँ पर हमें निकालना है, लिख देते हैं पहले कि एक कार्टून में बोतलों की संख्या या एक कार्टून में जितने बोतल रखे जाते हैं उनकी संख्या 6 है। तो कह रहा 600 बोतलों को रखने के लिए कितने कार्टून की जरूरत होगी। तो अतः कार्टूनों की संख्या निकालने के लिए दोस्तों जितने बोतल हैं उसको एक कार्टून में जितने बोतल रखे जाते हैं उससे भाग कर दीजिए। तो देखिए आपका आ जाएगा यहाँ पर 100 और ये आया है आपका 100 कार्टून। और इस तरीके से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पढ़ते हैं। कह रहा किसी, यहाँ पर आयताकार बक्सा है, कोई आयताकार बक्सा है। तो कह रहा किसी बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये लंबाई है दोस्तों, ये हमारी क्या है, लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये उस बक्से की ऊंचाई है। उस बक्से की ये क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, कह रहा है ये इसका जो उस बक्से का दोस्तों ये लिखने का देखिए तरीका उसका क्या है। ये बक्से का आयतन दिया गया है, मतलब कि 8000
664 सेंटीमीटर घनों को, जैसे कि आयतन को कैसे लिखा जाता है, आयतन को जो है जैसे मतलब यहाँ पर देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो अगर हम बात करें कि आयताकार बॉक्स के आयतन की अगर हम बात करें, या यहाँ पर चलिए करते हैं, बॉक्स का आयतन जो हमें दिया गया है वो दिया गया 8664 सेंटीमीटर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है दोस्तों, सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं, मतलब कि घन, ठीक है। और यहां पर देखिए दिया क्या गया है कि को पैक करने के लिए ऐसे कितने बॉक्सों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करिए यहां पर कि बॉक्स का ही आयतन निकाल दीजिए, ठीक है। बॉक्स का आयतन, ठीक है। तो बॉक्स का आयतन निकालने के लिए दोस्तों बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है। तो 4 या सूत्र एक बार लिख देते हैं, लंबाई, आयतन होता है गुणे दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहां पर लंबाई 4 3 2 4 3 12 दूनी 24 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या पूछा जा रहा है कि इतने सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बॉक्स की आवश्यकता होगी। तो बॉक्सों की संख्या को निकालने के लिए, बॉक्सों की संख्या को ज्ञात करने के लिए दोस्तों इस 8664 सेंटीमीटर क्यूब को हम एक बक्से के आयतन से भाग कर देंगे, अर्थात भाग कर देंगे हम 24 सेंटीमीटर क्यूब को। तो ये सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, क्योंकि दोस्तों संख्या का कोई भी मात्रक नहीं होता है। इस तरीके से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 361, अर्थात बक्सों की संख्या क्या हो जाएगी 361। और यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन सी फॉर चेन्नई करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने और प्रश्न ले लिए हैं। अब फिर से हम पेडागॉजी पर की तरफ आ गए हैं। क्योंकि दोस्तों हमने पहले ही कहा था कि 15 न्यूमेरिकल 15 पेडागॉजी, तो पेडागॉजी हम ज़्यादा लेकर चलेंगे, न्यूमेरिकल भले ही कम हो जाए, क्योंकि सीटेट में जो है सब पेडागॉजी ही है। जो ये क्लियर कर लिया फिर वो उसका सीटेट क्लियर होना ही होना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, प्रश्न लेते हैं। कह रहा 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 4 के शिक्षार्थी से पूछा गया यह सवाल की ओर संकेत करता है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि संयोजन के बिना प्रक्रिया पर आधारित है, निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है, निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह केवल रटने पर आधारित होता है, और उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह संयोजन के साथ प्रक्रिया पर आधारित होता है। तो दोस्तों हम आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, यहाँ पर हम सीधे उत्तर पर आते हैं। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। क्यों करेक्ट है इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। यहां पर है दोस्तों निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि दोस्तों देखिए 1/3 के अगर हमको समतुल्य भिन्न बताना होता है तो दोस्तों हम यहां पर एक बार बताना चाहते हैं समतुल्य भिन्न निकालते कैसे हैं। जैसे 1/3 है, अगर हमें इसके समतुल्य भिन्न निकालने हैं तो हमें छोटे छोटे स्टेपों को फॉलो करना पड़ेगा। छोटे छोटे स्टेपों को फॉलो करने का क्या मतलब है, जैसे हम 1/3 में 2 से गुणा करेंगे, फिर हम 1/3 में 3 से गुणा करेंगे, फिर हम 1/3 में 4 से गुणा करेंगे। इस तरीके से दोस्तों यहां पर देखिए हमें क्या मिल जाएगा, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। और यहां पर दोस्तों बन के क्या आया, 1/3, 2/6, 3/9, 4/12। तो ये सब एक दूसरे के क्या है, समतुल्य है। अब देखिए दोस्तों ये क्या हो गया, निम्न स्तरीय कार्य होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई फाई क्लास का प्रश्न नहीं है। तो यहाँ पर निम्न स्तरीय मांग है। और आगे क्या लिखा गया इसमें, क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। प्रक्रमणकारी कौशल से तात्पर्य दोस्तों ये है कि कोई ऐसा कार्य जिसको हम करने के लिए छोटे छोटे स्टेपों का क्रम से जो है उसका अनुसरण करें, क्रम से पालन करें। जैसे देखिए दोस्तों हमें इसका समतुल्य भिन्न पता करना था, तो हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे स्टेपों को जो है क्रम से फॉलो कर रहे हैं। 1/3 का समतुल्य निकालने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से, फिर 4 से, ऐसे 5 से, ऐसे 6 से। तो क्रमागत हम जो है इस तरीके से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमें जो है समतुल्य भिन्न प्राप्त होता चला जाएगा। तो इसी क्रिया को ही दोस्तों क्या कहते हैं, प्रक्रमणकारी कौशल। तो दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इस पे फोकस करिएगा और इसको जो है आप चाहे तो नोट भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे 0 लिखा गया है 0.50 कामा 0.5 से बड़ा है, जैसे कह रहा है उदाहरण के लिए 0.50 कह रहा है 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है। मतलब दोस्तों यहां पर देखिए, पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दें। बात सही कह रहा है, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों प्रायः हम देखते हैं, हम पढ़ाते भी हैं और हम जानते हैं, कई सारे बच्चे हमसे मिलते हैं, उनको दशमलव भिन्नों में या दशमलव संख्याओं में उनको बड़ी समस्या होती है। वो ये क्लियर नहीं कर पाते हैं कि दशमलव भिन्न में कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा कारण जानते क्या है? यहाँ पर सबसे बड़ा कारण है कि दशमलव भिन्नों में हमें स्थानीय मान का अच्छा ज्ञान नहीं होने की वजह से होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है कि अब 0.50 0.5 की वजह से, तो दोस्तों देखिए क्या है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन गलतियां हो जाती हैं लोगों से। उनको क्या लगता है देखने में कि यहाँ पर 0.50 लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ 0.5 लिखा गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना है दोस्तों। इसमें यही वाला सही होगा। हम डायरेक्ट आंसर पर आए हैं, अब हम एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों यहां पर देखिए क्या कह रहा है, क्रमिक दशमलव में। अब क्रमिक दशमलव में दोस्तों यहां पर देखिए दशमलव के बाद दो संख्याएं, यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्याएं, तो बेसिकली हमें ऐसे बताया जाता है, जैसे मान लीजिए दशमलव नहीं लगा होता तो हम कहते कि 50 और 5। अब हम कहते बताइए दोनों में कौन बड़ा है, तो आप ऑब्वियसली कहते कि 50 बड़ा है। तो उनके समझ में यही आता है कि दशमलव के बाद दो अंक है, अर्थात वो 50 है और वो सिर्फ 5 है, तो 50 जो है 5 से ग्रेटर होगा। ये हमारी क्या है दोस्तों, एक भ्रांतिपूर्ण संकल्पना है। ठीक है, एक्चुअली में दशमलव के बाद अगर कोई संख्या लगी होती है तो उस संख्या के बाद अगर हमें दशमलव 0 की आवश्यकता पड़ती है तो हम 0 को बढ़ा सकते हैं, मतलब कि दशमलव के दशमलव स्थान को बराबर करने के लिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर दशमलव के बाद दो अंक हैं, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 5 है, तो आपको अगर जरूरत हो तो आप यहाँ पर बढ़ा लीजिए, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तो ये दोस्तों बस एक भ्रांतिपूर्ण संकल्पना है जिसकी वजह से यहाँ पर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक और प्रश्न लिया है और ये बड़ा अच्छा ही प्रश्न है। कह रहा है कि एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल मतलब पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है, यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना, अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा करेक्ट उत्तर होगा वो हम आपको बता देते हैं और एक्सप्लेन कर देते हैं उसे। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए फॉर अमेरिका हमारा करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए क्या कह रहा है कि शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का क्या अनुप्रयोग होता है, दैनिक जीवन में गणित के अनुप्रयोग के बारे में जो है एक पत्रिका के संबंध में लिखने के लिए जैसे बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर लिखा क्या गया है दोस्तों, गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान जो शिक्षार्थी ज्ञान अर्जित किया है उसे तथा अपने विचारों को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों की सहायता करना। इसके माध्यम से दोस्तों क्या होगा कि वो अपने ज्ञान को जो अर्जित किए रहेंगे अपने उस ज्ञान को एक दूसरे के साथ बैठकर साझा करेंगे, उसके माध्यम से वो अपने विचारों को भी साझा करेंगे। इस तरीके से एक दूसरे का क्या होगा, इससे एक दूसरे का जो है हेल्प होगा, सहायता मिलेगा। यही इस ऑप्शन ए का जो है कहने का तात्पर्य है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है और दोस्तों हम सबसे पहले बता देते हैं कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्थात कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए वैन हील के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर हैं। ये बात सही है दोस्तों, इसको याद भी रखिएगा कि वैन हील के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर होते हैं और स्तर का क्रम भी यही होता है, चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज भेज दिए गए।
ठीक है, यहां पर देखिए दोस्तों ये सब बहुभुज बना हुआ है। कह रहा है वह बहुभुजों की संख्या के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करता है। यह बच्चा वेन हील के ज्यामितीय विचार के किस स्तर पर है। दोस्तों यहाँ पर हमें स्तर को फिलअप करना है, भरना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए वेन हील के जो है 5 ज्यामितीय स्तर होते हैं। तो कह रहा है कि बच्चा वेन हील के ज्यामितीय के किस स्तर पर है दोस्तों। तो यह जो है बच्चा जो है वेन हील के ज्यामितीय विचार के स्तर के अकॉर्डिंग वह चाक्षुषीकरण के स्तर पर है दोस्तों। और चाक्षुषीकरण क्या है, इनके ये सारे स्तर क्या है दोस्तों, आप पेशेंस रखिए, हम आराम से अब देखिए एक एक लाइन में हम इनका जो है डिफिनीशन यहाँ पर बता देते हैं और साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे कि चाक्षुषीकरण क्या है, औपचारिक निगमन क्या है, विश्लेषण क्या है, अनौपचारिक निगमन क्या है। तो चलिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि वेन हीले के ज्यामितीय विचार के जो स्तर है वो 5 स्तर होते हैं। हमने 5 स्तरों को यहाँ पर लिख दिया और इसके पहले जो हमने बताया था तो उसमें उत्तर भी जो है चाक्षुषीकरण ही सही था। तो यहाँ पर सब स्तर का हमने एक एक लाइन का जो है डिफिनेशन लिख दिया। सबसे पहले तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यह एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी ऐसा ईयर नहीं अभी तक हुआ है जिसमें जो है वेन हीले से जो है प्रश्न ना आया हो। तो चलिए दोस्तों अब हम समझाते हैं चाक्षुषीकरण क्या है। चाक्षुषीकरण मतलब दोस्तों होता है इसमें बच्चे चीजों को सिर्फ जानते हैं या उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं। इसमें बच्चा आकृतियों की दिखावट के अनुसार उनका वर्गीकरण करता है। जैसे दोस्तों अगर किसी बच्चे के सामने एक बिस्किट रख दिया जाए, ठीक है, तो बिस्किट का आकार क्या होता है, बिस्किट आयताकार का होता है। तो बच्चे के सामने अब उस साइज का, उस आकार का अगर कोई भी चीज रखा जाएगा तो उनके बनावट के आधार पर उसको पहचानेगा। अर्थात अगर उसी आकृति का कोई दूसरा सामान उसके सामने रख देंगे तो उसको क्या समझेगा, वो भी क्या है, बिस्किट ही है, इस टाइप से। जैसे दोस्तों आगे क्या है उनका विश्लेषण। विश्लेषण में क्या है, इसमें बच्चा चीजों के ज्योमेट्रिकल नाम जानना शुरू कर देता है। अभी तक सिर्फ वो जो है क्या करता था, बच्चा आकृतियों की दिखावट के अनुसार उनका वर्गीकरण करता था, लेकिन अब जिन चीजों का वर्गीकरण वो करेगा अब उनका वो नाम भी जानना शुरू कर देगा। अर्थात वो बिस्किट है, वो आयताकार चीज बिस्किट है, वो जैसे फूली हुई रोटी तो वो जान जाएगा हाँ ये फूली हुई रोटी रोटी है। या जैसे अगर उसके सामने जो है आयत रखा जाएगा या वर्ग रखा जाएगा तो अब वो उनका नाम जानना शुरू कर देगा। लेवल नंबर 2 है इनका, इसमें आता है अनौपचारिक निगमन। इसमें बच्चा आकृतियों के बीच संबंध बनाना स्टार्ट कर देता है। जो भी आकृतियां उसके सामने रखी जाएंगी वह उनको एक संबंध बनाना सीख जाएगा, उनके बीच में संबंधों के माध्यम से उसके बारे में और जानना और समझना वो सीख जाएगा। अगला उनका लेवल है दोस्तों तीसरा, ये है औपचारिक। इसमें बच्चा आकृतियों के फार्मूले ढूंढने लगता है। अर्थात जो भी आकृति उसके सामने रखी जाएगी वह एक फार्मूला, अपना खुद का एक फार्मूला जनरेट करेगा जिसके आधार पे वह उनको जो और अच्छे तरीके से उनका विश्लेषण करेगा, उनको समझेगा, उनको जानेगा। आगे दोस्तों हमारा इसका जो लेवल नंबर 4 है जिसमें आता है दृढ़ता, और ये ज्यामितीय विचार के स्तर का एकदम 5वां है, एकदम लास्ट स्तर है और इसको लेवल नंबर 4 के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें दोस्तों क्या है, इसमें बच्चा अपने ज्यामितीय चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से अब चीजें बनाना शुरू कर देगा। अभी तक दोस्तों वो क्या करता था, चीजें बनी बनाई आती थी, वो उनको जानता था, देखता था, समझता था, फार्मूले बनाता था, उसके लिए आकृतियों के बीच में संबंध स्थापित करता था। लेकिन दोस्तों अब वह हर चीज में जो क्या हो गया, जैसे कहते नहीं दृढ़ता आ गई है उसके अंदर। अब वो जो है खुद अगर आप उसे एक पेन दे देंगे और एक कॉपी दे देंगे तो वह विभिन्न कई सारी आकृतियां वह खुद ही जो है डेवलप करना, बनाना शुरू कर देगा। तो ये दोस्तों वेन हीले के ज्यामितीय स्तर के 5 स्टेप थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है एक प्रश्न हमने और लिया है। एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के दोनों कांटों, विचित्र सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। दोस्तों यहाँ पर फोकस करिएगा, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे गलत हो जाएगा। अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों, ठीक है। इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं वे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ विशिष्ट बाधाएं दी गई हैं, जैसे कमजोर गतिक कौशल, पढ़ना और लिखना कौशल, कमजोर शाब्दिक चाक्षुष श्रव्य और कार्यकारी स्मृति। तीसरा है कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता, जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वयन। दी है यहाँ पर कमजोर भाषा प्रकरण में योग्यता,
जैसे अभिव्यक्ति, शब्द भंडारण और शब्द प्रक्रमण। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के दोनों कांटों, विचित्र सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित, अगर ऐसा कोई बच्चे के साथ इस तरीके से हो रहा है, इसका मतलब उसका जो विजुअलाइजेशन पावर है, विजुअलाइज करने का पावर है, अर्थात विजुअलाइजेशन मतलब ये होता है कि किसी चीज का अपने दिमाग में उसको देखकर उसकी जो प्रति बनानी, एक इमेज बनाना, वो वाला पावर उसका क्या है, वीक है। तो अगर दोस्तों ये वाला पावर वीक है, तो इस ऐसे वीक पावर को हम कहते हैं कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण, मतलब विजुअलाइजेशन पावर उसका क्या है, कमजोर है। ठीक है, जैसे कि चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वयन, यही दोस्तों सही होगा। बाकी यहाँ पर देखिए क्या है, कमजोर शाब्दिक। अब चूंकि उसका विजुअलाइजेशन पावर कमजोर है तो शाब्दिक कमजोरी उसके पास नहीं है। ठीक है, श्रव्य और कार्यकारी स्मृति भी उसकी ठीक है, सुन भी रहा है। ठीक है, अच्छी खासी उसकी जो है सब कुछ ठीक है, लेकिन बस वो विजुअलाइज नहीं कर पा रहा चीजों को। उसकी जो अपने दिमाग में हम किसी चीज को देखकर जो उसका इमेज बनाते हैं, वो बनाने में वो कमजोर है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कमजोर गतिक कौशल, पढ़ना और लिखना कौशल, तो ये भी ठीक है उसका। बस यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही होगा कि उसके पास क्या क्या प्रॉब्लम है, उसका कमजोर विजुअलाइजेशन पावर है, जिसके अंतर्गत हमारी चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वयन आता है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए एनसीएफ से फिर से एक प्रश्न आ गया है। अभी तक दोस्तों हमने जो इसमें एक मतलब जो क्रम लेकर चल रहे हैं और इस तरीके से 29वें प्रश्न पहुंच गए। अभी तक दोस्तों लगभग ये तीसरा प्रश्न आ गया है एनसीएफ पर। तो दोस्तों एनसीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी 2005। तो चलिए देखिए प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह पर केंद्रित है। दोस्तों सबसे पहले तो ये बता दें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 करके सीखने पर बल देती है। दोस्तों करके सीखने पर बल देने का तात्पर्य ये है कि कोई भी एक्टिविटी बच्चे के लिए सबसे बढ़िया उपागम सीखने का तरीका वही है कि वह कोई भी एक्टिविटी उसे दे दिया जाए, वह एक्टिविटी वो करेगा और वह करके सीखेगा। तो चलिए ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। यहाँ पर दिया गया शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन। दोस्तों ये सीटेट के लिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो सीटेट उसको निगेटिव वर्ड्स में इंक्लूड करता है। जैसे निगेटिव वर्ड्स अगर ऑप्शन में मिलते हैं तो वो ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो जाता है। जैसे व्याख्यान जैसे शब्द, ये सब हमारे निगेटिव वर्ड्स हैं। तो इस तरीके से ये इनको तुरंत ही जो है क्या मानता है, गलत मानता है। जैसे परिभाषाओं और सूत्रों को याद करना, और दोस्तों याद करने के लिए रटने की जरूरत पड़ती है, तो ये सब भी जो है निगेटिव के अंतर्गत आ जाते हैं। आगे बढ़िए, नियमित गृह कार्य जमा करना, ये वर्ड भी देखिए दोस्तों क्या है, एकदम बहुत ही निगेटिव लग रहा है। जैसे कि नियमित गृह कार्य को जमा करते जाइए, देते जाएं, जमा करते जाएं, तो ये सब जो है निगेटिव के अंतर्गत आ जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमारा ऑप्शन डी देखिए एकदम 100% करेक्ट है। क्या है, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारता, मतलब जो भी उनको अधिगम ग्रहण करना है, जो भी उन्हें सीखना है, उनको गतिविधियों के द्वारा उनके गतिविधियों में उसे शामिल कर दिया जाए, ताकि जो है सब लोग जैसे जितने भी शिक्षार्थी हैं वो लोग मिलकर अपनी सक्रिय भागीदारता को दिखाकर और उस क्रियाकलाप को करें और करके जो है उसे सीखें। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ हमारा जो है आज का अंतिम प्रश्न है। और दोस्तों जो है देखिए इतनी देर से हम लोग जो है आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं, अच्छे प्रश्नों का चुनाव कर रहे हैं। तो प्लीज़ फीडबैक जरूर दीजिएगा कि सेशन कैसा लगा, और हमसे जुड़िए, क्योंकि ये सिलसिला जो है, ये क्रम हम तब तक लेकर चलेंगे जब तक सीटेट का पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता। और हमारा लक्ष्य भी है दोस्तों 30/30। चलिए दोस्तों प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पर है, सिराज अपनी रसोई में सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने पहली पंक्ति में 11 जोड़े सेब, दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े सेब और तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े सेब रखे हैं। तो सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेब हैं? सबसे पहले दोस्तों अगर आप जानते ही होंगे कि एक जोड़े में कितना होता है। एक जोड़े की अगर हम बात करें, एक जोड़े में कोई भी चीज हो दोस्तों, चाहे वो सेब हो चाहे कुछ भी हो, एक जोड़ा मतलब बराबर होता है, ऐसे लिख देते, एक जोड़ा बराबर होता है 2 के। ठीक है, तो अब आइए सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि सिराज के पास रसोई में कुल कितने जोड़े सेब हैं। तो दोस्तों देखिए पहली पंक्ति में 11 जोड़े सेब हैं, 11 जोड़े। दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े सेब हैं। तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े सेब हैं। इस तरीके से उसके पास कुल 66
जोड़े सेब हैं। क्योंकि एक जोड़ा बराबर 2 होता है, इसलिए 66 जोड़े के बराबर हो जाएगा। 66 में 2 से गुणा करेंगे और ये आ जाएगा दोस्तों 132 सेब आ जाएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। बस आज के लिए दोस्तों इतना ही है। आगे हम जो है दूसरा लेक्चर लेकर आएंगे और उसमें भी हम जो है मैथ के 30 प्रश्नों को ही रखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।